जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो किचन प्लानिंग और किचन एग्जीक्यूशन में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आप बहुत बारी वो डिसीजन ले लेते हो, जिसको आप बाद में रिग्रेट करते हो, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या-क्या एग्जैक्टली एडवांटेजेस मिलते हैं फैक्ट्री फिटेड मॉड्यूलर किचन में ओवर जो किचन हम साइट पे बनाते हैं? वो पल्ले लटक इसलिए रहे हैं कि हमारा हार्डवेयर खराब है। हमारा हार्डवेयर खराब नहीं होता, हमारी किचन की बनावट खराब होती है, जिसकी वजह से वो हार्डवेयर सही से फंक्शन नहीं करता है। किचन एक बार बनती है 8-10 साल में, ये तो है नहीं कि आप हर बार बनाते हैं, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता, यू हैव टू लिव विद इट कि चलो यार अब मेरी बन गई किचन तो बन गई। फैक्ट्री फिटेड किचन बनाते वक्त वास्तु का भी ध्यान दिया जाता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इतने सारे फायदे हैं, तो लोग अपनी साइट के ऊपर किचन क्यों बनाते हैं? किस तरह की किचन की सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में? तो बेसिकली अभी तक जितने बिल्डर साइट्स हो गई या फिर जितने भी लोग अपने ही साइट पे किचन बनवाते हैं वो मॉड्यूलर किचन है ही नहीं। आज के समय में एवरीथिंग इज सो एक्सपोज एंड एंड यूजर इज सो एम्बिशियस। होम बाइंग, स्पेस प्लानिंग, होम डिजाइनिंग में किचन प्लेज अ वाइटल रोल। तो सीधी सीधी बात है, अगर घर की औरत खुश तो आदमी और बच्चे खुश। आज के जो हमारे मेहमान हैं श्री गुरदीप सिंह सेठी जी, इनका नाम है। ये पेशे से एक मॉड्यूलर किचन एक्सपर्ट हैं। टुडे ही विल बी शेयरिंग हिज इन डेप्थ नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड इनसाइट्स ओवर मॉड्यूलर किचन। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अमित जी, थैंक यू। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मॉड्यूलर किचन? तो जैसे अभी आपने बताया सर कि मॉड्यूलर किचन, अगर घर की औरत खुश तो बच्चे खुश और घर में हस्बैंड खुश, सब खुश। तो मॉड्यूलर किचन की यही इम्पोर्टेंस है। कुकिंग हमारे कल्चर का एक इंटेग्रल पार्ट है। हमें खाना बनाना भी अच्छा लगता है, हमें खाना खिलाना भी अच्छा लगता है। और एक कहावत है कि अ वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। अगर किसी का दिल जीतना है तो आप खाना खिला के उनका दिल जीत सकते हैं। तो इसलिए किचन हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और किचन को भी हम एक घर का हार्ट बोलते हैं। हम बोलते हैं किचन इज अ हार्ट ऑफ द होम। तो किचन की जो इम्पोर्टेंस है वो घर के बाकी इंटीरियर्स या बाकी फर्नीचर प्लानिंग या बाकी फसाड प्लानिंग से बराबर या उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि किचन एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। किचन के अंदर किचन की स्टोरेज, किचन की फंक्शनैलिटी, किचन का एस्थेटिक्स, किचन की रोज़मर्रा की यूजेज, उन सबको ध्यान रखते हुए किचन की बहुत सारी बारीकियां हैं। उन बारीकियों के चलते मॉड्यूलर किचन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट हो जाता है घर के लिए। तो किचन के अंदर एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हम पूरे घर का इंटीरियर प्लान करते हैं, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं। तो आप समझिए कि किचन में वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं। किचन में सिविल वर्क भी आता है, किचन के अंदर प्लम्बिंग भी आता है, किचन में इलेक्ट्रिकल वर्क भी आता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए किचन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। तो हमें इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और एक प्रॉपर होमवर्क करके इसके ऊपर काम करना पड़ता है। What kind of planning are you talking about? तो मैं प्लानिंग की बात करूं, अगर प्लानिंग डिफरेंट तरीके से होती है। प्लानिंग एस्थेटिक्स की करनी है, प्लानिंग फंक्शनैलिटी की करनी है, प्लानिंग स्टोरेज की करनी है। और टू बिगिन विद, स्टोरेज हम जिस तरीके से प्लान करते हैं वो एक किचन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहली चीज आती है किचन की स्पेस प्लानिंग। प्लानिंग की हम बात करें तो स्पेस प्लानिंग में अगर हम बात करें तो हमारी किचन की कितना अवेलेबल एरिया है, उस एरिया को हमने कैसे यूज करना है। और इसका एक साइंटिफिक तरीका भी है। किचन बेसिकली 5 जोन्स में डिवाइड होती है। वो जो 5 जोन है बेसिकली वो एक स्टोरेज जोन कहलाता है। स्टोरेज के 2 सब पार्ट्स हैं, स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल फूड एंड स्टोरेज ऑफ नॉन पेरिशेबल फूड। उसके बाद एक पार्ट आता है कुकिंग जोन, जहाँ पे हम चीज़ें कुक करते हैं। एक प्रिपरेशन जोन, हमें कुकिंग से पहले प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम मे बी कटिंग, चॉपिंग ये सब कर रहे हैं, उसको प्रिपरेशन जोन बोलते हैं। और उसके बाद क्लीनिंग जोन। तो ये सारी चीज़ें किचन के अंदर जोन वाइज प्लान होती हैं, आपकी स्पेस को मद्देनजर रखते हुए। स्टोरेज प्लान करने के बाद हम जिसे स्पेस प्लानिंग बोल रहे हैं, उसको प्लान करने के बाद हम एस्थेटिक्स को प्लान करते हैं, फंक्शनैलिटी को प्लान करते हैं कि हमारे को किस तरह के एस्थेटिक्स चाहिए, हमारे को किस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए, किस तरीके का हार्डवेयर है जो हमारी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, वो उससे कंपैटिबल है।
तो ये सब चीजें, हमें किस तरह का बेस मटेरियल चाहिए, हमें वाटरप्रूफ मटेरियल चाहिए, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए किचन की प्लानिंग होती है और किचन की एग्जीक्यूशन होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इतनी बारीकियां हैं, उसको मद्देनजर रखते किचन बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाती है होम रेनोवेशन के अंदर। तो मैं आपको अमित जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम लोग एज अ जनरल टर्म मॉड्यूलर किचन का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने अपने साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि 95% ऑफ द पीपल whom I have asked this question कि सर आप ये बताइए कि मॉड्यूलर किचन में मॉड्यूलर क्या होता है, तो उनको उसका जवाब नहीं पता था। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि मॉड्यूलर किचन में मॉड्यूलर क्या होता है। एक मॉडर्न किचन जिसमें आप आजकल के सारे एलिमेंट्स को लाइक इंटीग्रेट कर पाते हैं। आपका ओवन हो गया, चिमनी हो गई, आपका जो मतलब एक सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जिस किचन में मिल जाती है उसी को उसे हम मॉडुलर मॉड्यूलर किचन किचन कह देते बोलते हैं। हैं जी। तो एक लेमैन की का समझना यही है कि हमारे पास अगर उसमें सारी मॉडर्न हार्डवेयर और मॉडर्न अप्लायंसेस हैं तो वो मॉड्यूलर किचन है, लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। मॉड्यूलर किचन जो है वो मॉड्यूल्स में बनती है। किचन दो प्रकार की होती है बेसिकली। एक किचन होती है जो आप साइट पे बनवाते हैं, आप मटेरियल लाते हैं, आप एक कारपेंटर एंगेज करते हैं और वो कारपेंटर आपके दिए हुए डिजाइन के हिसाब से किचन बनाता है। दूसरी किचन होती है जो फैक्ट्री से बन के आती है, उसे हम फैक्ट्री फिनिश किचन भी बोलते हैं। तो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश किचन भी होती है। मॉड्यूलर किचन वो होती है जो अलग अलग मॉड्यूल्स में बनती है। आपका जो कैबिनेट बनता है वो मॉड्यूलर होता है। तो बेसिकली अभी तक जितने बिल्डर साइट्स हो गई या फिर जितने भी लोग अपने ही साइट पे किचन बनवाते हैं वो मॉड्यूलर किचन है ही नहीं। वो मॉड्यूलर किचन नहीं है। बाय डेफिनेशन उसे हम फिक्स्ड प्लेटफॉर्म किचन बोलते हैं या सेमी मॉड्यूलर किचन भी बोलते हैं। अब बेसिकली मॉड्यूलर किचन का एडवांटेज क्या है? मॉड्यूलर किचन आप जब अलग अलग मॉड्यूल्स में बनाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है? अलग अलग मॉड्यूल्स में बनाने से आपकी किचन की लाइफ बढ़ती है, आपकी किचन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, आपकी किचन की फंक्शनैलिटी बढ़ती है। अलग अलग मॉड्यूल्स जो हैं वो आपकी किचन को एक स्टेबिलिटी देते हैं जब आप किचन फंक्शन कर रहे होते हैं। हर वो हार्डवेयर जो आपने अपनी किचन के अंदर प्लान किया है अपने स्टोरेज के लिए, उस हार्डवेयर का एक अलग बॉक्स बनता है, एक अलग कैबिनेट बनता है, और वो सीरीज ऑफ कैबिनेट जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो मॉड्यूल वाइज आपकी किचन बनती है। जैसे हम बचपन में देखते थे कि एक ब्लॉक्स आते थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम उन ब्लॉक्स को जोड़ के एक बिल्डिंग बना देते थे। हम बचपन में बिल्कुल खेलते बिल्कुल थे। बिल्कुल। इसी तरीके से मॉड्यूल्स एक ब्लॉक्स हैं जिनको हम जोड़ के आपकी किचन बनाते हैं, और उसे ही मॉड्यूलर किचन बोलते हैं। यहीं से ये टर्म अराइज हुआ था जी, यहीं से मॉड्यूलर किचन का टर्म अराइज हुआ था। तो जैसे अभी आपने कुछ एडवांटेजेस का जिक्र किया कि मॉड्यूलर किचन बनाने से या फैक्ट्री फिटेड किचन बनाने से हमारे को कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करेंगे, लाइक क्या क्या एग्जैक्टली एडवांटेजेस मिलते हैं एक फैक्ट्री फिटेड मॉड्यूलर किचन में ओवर जो किचन हम साइट पे बनाते हैं? जी जरूर। तो इन दोनों प्रकार की जो किचन्स हैं, इनको जो फैक्ट्री फिनिश किचन है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर जो आप साइट पे बनाते हैं। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो इसकी फिनिशिंग। जब फैक्ट्री से चीज बन के आती है वो मशीन्स के ऊपर बनती है, उसके अंदर एरर का स्कोप नहीं होता। उसकी जो फिनिशिंग है, उसका जो फाइनल आउटपुट निकलता है एस्थेटिकली जिसकी हम बात करें, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू अ हैंडमेड किचन। वो दिखने में ही, जब आप दोनों चीजों को साथ में रखते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि वाह वाह क्या कितना ज्यादा इसके अंदर फर्क है। इतनी उसकी सीमलेस फिनिश होती है, इतनी उसकी अच्छी फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग एक एस्पेक्ट है। तो क्या रीजन है उस फिनिशिंग की जिसकी आप बात कर रहे हैं? उसका रीजन बेसिकली मशीन की प्रिसीशन है कि जब हमारी किचन तैयार होती है, किचन के अंदर एक जब हम पल्ले बनाते हैं उसके, हम जनरली फिनिशिंग को पल्ले से आंकते हैं कि हमारे पल्ले सुंदर बन रहे दिख रहे हैं तो हमारी फिनिशिंग उसकी बहुत बढ़िया किचन की लुक ही उसी से आती है, पल्ले से लुक आती है। तो पल्ले की जो फिनिशिंग है, जब वो मशीन से उसकी एज बैंडिंग होती है, वो इतनी सीमलेस होती है, इतनी स्मूथ होती है और इतनी यूनिफॉर्म होती है कि आपको उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखती है, और वो देखने में भी सुंदर होती है। आप हाथ लगा के उसको फील करते हैं तो आपको उसको सीमलेस जॉइंट्स मिलते हैं उसके अंदर। फिनिशिंग के अलावा इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल बेनिफिट्स हैं
जो कि आपको फैक्ट्री फिनिश किचन के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, जो हाथ से नहीं अचीव हो पाते हैं। तो मैं अगर कुछ का यहाँ पे जिक्र करूं, एक उसके अंदर है कि जब हम फैक्ट्री से किचन को बनाते हैं तो सारा स्टेप राइट फ्रॉम कटिंग, पेस्टिंग टू मेकिंग ऑफ द फाइनल पैनल, हर चीज के लिए एक अलग मशीन है। वो मशीन वो पर्टिकुलर काम करती है। सो फॉर एग्जाम्पल हम पेस्टिंग की बात करें, जब लैमिनेट पेस्ट होता है कैबिनेट के लिए या शटर के लिए, बोर्ड के ऊपर, प्लाई के ऊपर, वो लैमिनेट जब मशीन से पेस्ट होता है तो उस लैमिनेट के अंदर टोटली बबल्स हटा दिए जाते हैं। पेस्टिंग के वक्त मशीन ये इंश्योर करती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी बबल्स ना बचे। उन बबल्स के प्रेजेंट ना होने की वजह से आपकी किचन के अंदर लैमिनेट निकलने की जो शिकायत है वो कभी भी नहीं आएगी। लैमिनेट जब निकलता है उसका रीजन ये है कि उसमें बबल्स रह जाते हैं, जो कि मैनुअल पेस्टिंग में जो आते कि हैं, मैनुअल करने से अचीव नहीं हो सकते। सेकंड स्टेप आता है कटिंग। जब हम लैमिनेट पेस्ट करने के बाद उस पैनल की कटिंग करते हैं, उस बोर्ड की कटिंग करते हैं, वो कटिंग भी मशीन के थ्रू होती है। जब वो मशीन के थ्रू कटिंग होती है तो उसमें एज कंपेयर टू मैनुअल हाथ हिलने की संभावना नहीं होती है, वो सीधी सीधी कटिंग होती है। और जब वो कटिंग होती है, आपका जो एक बॉक्स बनता है किचन का, वो 5 पार्ट्स का होता है। उसकी लेफ्ट राइट साइड होती है, टॉप बॉटम होता है, बैक होती है। इन पांचों को असेंबल करके आपका किचन का बॉक्स तैयार होता है। जब मशीन से ये कटिंग हो रखी है, मशीन से आपका 90 डिग्री के ऊपर कटिंग होती है। 90 डिग्री पे कटिंग होने के बाद जब वो आपस में जुड़ता है तो उसमें कोई भी एंड्यूलेशन की गुंजाइश नहीं रहती, उसमें गुनिया नहीं मिलाना पड़ता, जैसे कि हम देसी भाषा में बोलते हैं उसे। उसकी वजह से उस किचन के अंदर आपका जो डोर है, जो बाहर पल्ला लगेगा और जो हार्डवेयर लगेगा, वो सालों साल चलेगा बिना अलाइनमेंट खराब हुए हुए। बेसिकली वीवरिंग इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, तो कहीं से उसमें स्टेबिलिटी दिखेगी। एंड उसमें कभी आपको ये कंप्लेंट नहीं होएगी कि यार मेरी किचन के पल्ले लटक रहे हैं, मेरी किचन के पल्ले ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो जो रीजंस हैं, हमें लगता है एज अ कंज्यूमर कस्टमर के हमारे वो पल्ले लटक इसलिए रहे हैं कि हमारा हार्डवेयर खराब है। हमारा हार्डवेयर खराब नहीं होता, हमारी किचन की बनावट खराब होती है, जिसकी वजह से वो हार्डवेयर सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो हमें लगता है कि हमने तो बहुत अच्छी प्लाई लगाई थी जी, हमने तो बहुत महंगी वाली प्लाई लगाई है, तो हमारा हार्डवेयर ही खराब होगा। तो इसमें ये हमारे को एक मिथ पैदा हो जाती है हमारे माइंड में। तो फैक्ट्री से जब किचन बन के, पैनल बन के आता है, तो वो आपको ये इंश्योर करता है कि आपकी किचन की बनावट जो साइज है वो टू द साइज उसके हिसाब से बने। इसके अलावा भी हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स यूज करते हैं फैक्ट्री फिनिश किचन में, जैसे कि वो किचन्स लेग्स के ऊपर बनती हैं, वो पीवीसी एडजस्टेबल लेग होती हैं। एक ट्रेडिशनल किचन जनरली थड़े के ऊपर बना दी जाती है। अब लेग्स का एक अपना रोल है, क्योंकि कभी भी एक फ्लोर लेवल जो होता है वो सेम लेवल नहीं मिलता। कहीं पे फ्लोर पे ढलान बनी होती है, कहीं पर फिर भी ढलान नहीं भी बनाई होती, तो 1-2 सूत का फर्क होता है। तो वो लेग्स का फंक्शन ये होता है कि जो फ्लोर की कमी है वो लेग्स में छुप जाए, लेग्स उसको लेवल कर दे, उसका वाटर लेवल मैच कर जाए, और किचन आप कहीं से भी वाटर लेवल को चेक करें तो वो किचन सेम लेवल पे दिखे। उससे भी आपकी किचन का जो हार्डवेयर है, आपकी किचन की जो फंक्शनैलिटी है, पल्ले खोलना, पल्ले बंद होना, वो सब बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बेसिकली हार्डवेयर की लाइफ बढ़ जाती है, हार्डवेयर की लाइफ बढ़ जाती है और फंक्शनैलिटी बढ़ती है। आज की डेट में जो मॉड्यूलर किचन में हार्डवेयर लगता है वो मोस्टली सॉफ्ट क्लोज, ऑटो क्लोजिंग है। आपने हल्का सा पल्ले को पुश किया, वो अपने आप जाके बंद हो गया, हल्का सा दराज को पुश किया, वो अपने आप बंद हो गया। प्रीमियम हार्डवेयर है, बेसिकली प्रीमियम हार्डवेयर है। तो उन हार्डवेयर को बिल्कुल 0-0 साइज चाहिए। अगर उसकी बनावट सही नहीं होगी तो वो हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी आपको तंग करती रहेगी। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि एक फैक्ट्री फिनिश्ड किचन को बहुत सुपीरियर बना देते हैं एज कंपेयर टू अ किचन मेड बाय हैंड ऑन द साइट। बट अगर इतने सारे फायदे हैं तो लोग अभी भी, कुछ लोग अपने साइट पे ही किचन क्यों बनाते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इतने सारे फायदे हैं तो लोग अपनी साइट के ऊपर किचन क्यों बनाते हैं। देखिए, इसका मुझे लगता है जो रीजन है वो ये है कि मैक्सिमम रीजन तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मॉड्यूलर किचन में मॉड्यूलर क्या है, जैसे मैंने बोला। और मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश्ड होती है, मॉड्यूलर किचन हाथ से नहीं बनती है। और फैक्ट्री फिनिश्ड के
फायदे क्या है। एक तो मैं इसको बोलूंगा कि अवेयरनेस नहीं है, और जिनको अवेयरनेस है, जिनको थोड़ी अवेयरनेस है, उनको ये लगता है कि अगर हम किचन को अपने सामने बनाएंगे तो हम उस चीज पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। हम प्लाई दे देंगे अपनी, हम मटेरियल दे देंगे अपना, हमारा एक नेबरहुड के अंदर पुराना जानकार कारपेंटर है, बढ़ई है, जो पुरानी सोच है ये सभी घरों में है, जो हमारे सालों साल से काम करते आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बात बताता हूँ कि एक कस्टमर को लगता है कि किचन के अंदर सिर्फ प्लाई ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैंने बेस्ट कंपनी की प्लाई लगा दी और मैंने उससे किचन बना दी तो मेरी किचन तो जी बढ़िया बननी ही बननी है। लेकिन ये एक मिथ है। अगर आपकी किचन की बनावट सही नहीं है, बनावट में वर्कमैनशिप भी आती है और बनावट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आता है। अब बहुत कॉमन मिस्टेक जो घर में किचन बना रहे हैं लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि जिस तरफ किचन दीवार के साथ चिपक के लगानी है वहां पर वो लैमिनेट नहीं लगाते। वो कहते हैं ये तो दिखना नहीं है, यहाँ पे हमें लैमिनेट की जरूरत क्या है। तो लैमिनेट का रोल सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस नहीं है, लैमिनेट का रोल एक प्रोटेक्शन भी है। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर प्लाई, इट गिव्स लाइफ टू योर प्लाई। हाथ से जब किचन बनती है, ये एजुकेशन उनके पास नहीं होती है और वो इससे चूक जाते हैं। बट शायद वो इसलिए भी होता होगा क्योंकि वो उनको लगता है कि इसके पीछे जो दीवार है उसको हमने टाइल से या पीवीसी से पैक कर दिया है तो पीछे की तरफ जरूरत नहीं है जी। तो उनको ये एक ऐसी धारणा है कि हमने पीछे टाइल लगा दी है तो हमें पीछे लैमिनेट लगाने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। लैमिनेट एक अपना रोल प्ले करता है। लैमिनेट आपकी प्लाई को स्ट्रेंथ देता है। मतलब अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर एक कस्टमर महंगी से महंगी प्लाई 150 रुपये फुट की खरीद लेता है और उस पर लैमिनेट नहीं लगाता और किचन बना देता है, और एक फैक्ट्री से किचन बनती है, अगर उसमें 60 रुपये 70 रुपये की भी प्लाई लगी हुई है और हर तरफ से वो लैमिनेट है, उस प्लाई की लाइफ कहीं दर्जे ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्लाई जो कि महंगी ली गई है बट उसकी बनावट सही से नहीं है, उसको प्रोटेक्ट सही से नहीं करा गया है। तो चूंकि ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं हम घर पे बनाएंगे, हम ट्रस्ट करते हैं, शायद फैक्ट्री से कि गलत प्लाई लग के आ जाएगी। उनको फैक्ट्री का प्रोसेस नहीं मालूम है। जिन कस्टमर्स को ये प्रोसेस मालूम होता है उनका बिलीफ बनता है। फैक्ट्री से जो किचन आती है उसके पीछे वारंटी की बैकिंग होती है, वारंटीज मिलती हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है कि मेरे को कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बैकएंड पे वारंटी है और 10 साल तक आपकी किचन में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो किचन मैन्युफैक्चरर है वो उसको आपके को सर्विस करता है और आपको उसका सोल्यूशन देता है। ये तो सबसे मेजर बेनिफिट हुआ जी। ये बेसिकली अगर आप साइट पे किचन बनवाते हैं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आपको पहले तो अपनी लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी, सेकेंडरी जो भी मटेरियल खराब होगा, जो कि यूजुअली हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आती हैं जी, आपको उसकी कॉस्टिंग भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। बट आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज कवर्ड, everything is covered, everything is in under warranty, and the warranty is for a very long duration. You will be surprised to know that जो हार्डवेयर कंपनीज हैं वो 10-10, 15-15 साल की वारंटीज अपने हार्डवेयर पे दे रही हैं और वो बोल रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेंगे, कस्टमर को उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज आप लोगों के पास है जो फैक्ट्री फिटेड किचन बनाते हैं, या फिर ये एक नॉर्मल यूजर, एंड यूजर को भी मिलते हैं बेनिफिट्स? देखिए, एंड यूजर को बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपने किचन किसी भी ब्रांडेड कंपनी का हार्डवेयर लिया है तो वो आपको भी ये बेनिफिट देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि जनरली वारंटीज को ना ब्रांडेड कंपनीज कई बार इस करके अवॉइड कर देती है कि हमारा प्रोडक्ट खराब इसलिए हुआ है कि इसकी एप्लीकेशन सही से नहीं। आपने प्रोडक्ट लिया और उसकी गलत एप्लीकेशन कर दी, ये ऐसे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए था, ये वैसे इंस्टॉल होना चाहिए था। एज अ रिजल्ट वो वारंटी आपकी वॉइड है। जब आप फैक्ट्री फिनिश लेते हैं तो आप क्या करते हो, आपने अंडर वन रूफ एक सोल्यूशन दे दिया। आपके जो फिटिंग करने वाला आदमी है वही आपका हार्डवेयर सप्लायर भी है और वो इंश्योर करता है कि उसकी फिटिंग सही हो। और फैक्ट्री के अंदर हार्डवेयर कंपनीज रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग भी देती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी फैक्ट्री का जो स्टाफ है, हमारा जो साइट का स्टाफ है, जो हार्डवेयर कंपनीज हैं, साल में 1 से 2 बार वो उनको ट्रेन करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट्स लगाना कैसे है, इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है और इस प्रोडक्ट की राइट एप्लीकेशन कैसे है। यहाँ तो पूरा स्किल्स का फर्क आ जाता होगा। जी, तो स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है।
जो स्किल सेट आपको एक फैक्ट्री फिनिश्ड ऑपरेटर के साथ मिलता है, वो आपको ग्राउंड पे हाथ से जो काम कर रहा है कारपेंटर, क्योंकि उस बेचारे के देखिए रिसोर्सेज नहीं है, उसकी वो एजुकेशन नहीं है, तो वो बदलते समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया है, तो इस वजह से उनके पास वो स्किल सेट अवेलेबल नहीं है। वैसे किस किस तरह के मटेरियल यूज होते हैं एक मॉड्यूलर किचन बनाने में? तो मॉड्यूलर किचन के अंदर अगर मैं बात करूं और डिवाइड करूं, तो हम इसको मोटा मोटा 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला मैं मटेरियल की बात करूं तो आपका बेस मटेरियल, जो कि हम मानते हैं प्लाई, बोर्ड, HDHMR, ये हमारा बेस मटेरियल में कहलाता है। मॉड्यूलर किचन में आज की डेट में जो पॉपुलर बेस मटेरियल है वो है HDHMR और वो है BWP प्लाई, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई। बिकॉज किचन में पानी का काम होता है, वो हाई मॉइस्चर एरिया है, तो वहां पर इन 2 तरह के मटेरियल ज्यादा चल रहे हैं। HDHMR एक बहुत पॉपुलर मटेरियल है जो आज की डेट में मैक्सिमम यूज हो रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी पिछले 8-10 साल से बढ़ी है। ये जो मटेरियल है ये हाईली मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, इसके अंदर टर्माइट रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है, और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन का मतलब ये हो गया, ये एक टेक्निकल वर्ड है, कि जब आप इस बोर्ड को चारों तरफ से या कहीं से भी मेजर करेंगे, अगर 18 mm का बोर्ड लगना है एग्जांपल के तौर पे, आप 18 mm का बोर्ड हर तरफ से मेजर करेंगे तो वो 18 होगा। प्लाई में कई बार ये कैलिब्रेशन नहीं मिल पाती है। प्लाई को जब आप मेजर करते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं पे 18 है, कहीं पे 17 है, कहीं पे 16 है, तो उसकी जब फिनिशिंग बनती है, जब उसके ऊपर लैमिनेट लगता है, एज बैंड लगता है, उसकी वो फिनिशिंग नहीं आ पाती जो HDHMR की आती है। दूसरा रीजन HDHMR का पॉपुलर होने का है कि इसकी कॉस्टिंग एक ब्रांडेड प्लाई से कम है, और वो उसी तरह के आपको स्ट्रेंथ और वाटर रेजिस्टेंस और टर्माइट रेजिस्टेंस देता है। अगर आप एक ब्रांडेड HDHMR लेते हैं वर्सेस एक ब्रांडेड प्लाई लेते हैं, तो ब्रांडेड HDHMR की कॉस्ट कम है। तो ये बेस मटेरियल के अंदर काफी पॉपुलर है। फिर आ जाती है किचन के मटेरियल की बात करें, फ्रंट फिनिश, एस्थेटिक्स, जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है। एस्थेटिक्स में मोटा मोटा 3 से 4 फिनिशेस चलती हैं। लैमिनेट फिनिश एक है जिसे हम माइका भी बोलते हैं, फिर एक एक्रेलिक फिनिश है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। 10 में से 8 किचन के अंदर अब लोग प्रेफर एक्रेलिक फिनिश कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज PU फिनिश। PU फिनिश एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती थी जब एक्रेलिक नहीं होता था या उस क्वालिटी का एक्रेलिक नहीं होता था। जब से एक अच्छी क्वालिटी का एक्रेलिक अवेलेबल होना शुरू हुआ है मार्केट में, तो PU की डिमांड कम हो गई है। लेकिन PU में अब डिज़ाइन बनने लगा है, तो PU में एक कुछ विक्टोरियन डिज़ाइन जिसे मार्केट में लोग बोलते हैं, वो एक तरह का CNC डिज़ाइन होता है जो आप पल्ले पे बना लेते हैं। CNC कटिंग डिज़ाइन, जिसको आप पल्ले पे कटिंग करा के अपने पल्ले के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो PU का वो CNC डिज़ाइन बहुत पॉपुलर है और वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं PU को पहले मार्केट में ओवर पावर किया एक्रेलिक ने, अब एक्रेलिक से ऊपर एक और क्या कहते हैं मार्केट में डिमांड उठ के आ गई है, और वो है CNC कटिंग PU की। बिल्कुल। सो जो जिसको बिल्कुल प्रीमियम किचन बनानी होती है, वो CNC, उसे क्लासिकल डिजाइन या विक्टोरियन डिजाइन हम बोलते हैं, वो उस तरह की PU CNC किचन बनती है। और तीसरी चीज आती है सर मटेरियल में हार्डवेयर। अब हार्डवेयर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, बिकॉज सारी किचन ने जो फंक्शन करना है वो हार्डवेयर में करना है। जो बाहर का पल्ला है वो तो एस्थेटिक्स है। तो हार्डवेयर ब्रांडेड कंपनीज हैं जो कि हार्डवेयर दे रही हैं, और मतलब वो ऐसी कंपनीज हैं आज इंडिया में अवेलेबल, ऐसी ऑप्शंस हैं हमारे पास उन कंपनीज की जो 100-110 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, एंड एकदम ग्लोबल क्वालिटी आपको देती हैं, एकदम बेस्ट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस आपके लिए लेके आती है, और बहुत वास्ट रेंज है। मतलब किचन का हार्डवेयर सीमित नहीं है सिर्फ ड्रॉअर्स और हिंजेस तक। इन कंपनीज की जो कैटलॉग आती है वो 200-200 पेज की कैटलॉग है। सो बहुत वास्ट वैरायटी है हार्डवेयर के अंदर। हर स्पेसिफिक नीड को नजर में रखते हुए एसेसरी या हार्डवेयर बना हुआ है, और वो किचन में इस्तेमाल होता है। एक बात और मेरे दिमाग में चल रही है, आपने जिक्र किया था कि जब हम किचन बनाते हैं तो हम अपने किचन में लेग्स लगाते हैं, हम उस किचन में बिलीव नहीं करते जो थड़े पे बनती है। बट आज भी गुड अमाउंट ऑफ पीपल स्टिल प्रेफर टू हैव वर्टिकल सेक्शन या पार्टीशन जो कि उनके मार्बल के ही बनते हैं।
अपने किचन को मॉइस्ट रेजिस्टेंट करने की रखने के लिए या फिर टर्माइट रेजिस्टेंट रखने के लिए, इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? ये बात आपने बिल्कुल सही बोला अमित भाई, कि बहुत सारे लोग आज भी इस तरह की किचन बनाना पसंद करते हैं, और ये ना एक बहुत पुरानी सोच है। ये उस टाइम से चलता आ रहा है जब किचन के अंदर हमारे पास कोई डिफरेंट तरह के मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे। मतलब ये बहुत पुराना हिंदुस्तान है अगर मैं बोलूँ। आज की डेट में हिंदुस्तान बहुत बदल गया है। आज की डेट में जिन लोगों को मन में ये डाउट है कि मैंने पत्थर का पार्टीशन लगाना है क्योंकि मेरी किचन टर्माइट से बच जाएगी और पानी से बच जाएगी, वो उनका सोचना गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल इस नए हिंदुस्तान में मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं जिसके अंदर टर्माइट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं प्लाई के, HDHMR के, जो कि वारंटीज दे रहे हैं। सेंचुरी प्लाई अपने बोर्ड के ऊपर 25 साल की वारंटी देता है कि 25 साल तक पानी से खराब नहीं होगी, दीमक से खराब नहीं होगी। एक्शन टेसा जो HDHMR बनाता है, वो अपनी HDHMR के बोर्ड के ऊपर 7 साल की वारंटी देता है कि पानी से खराब नहीं होगा और दीमक से खराब नहीं होगा। तो इन मटेरियल्स के चलते आपको पत्थर के पार्टीशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्थर के जो पार्टीशन है उनके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आते हैं। वो फायदा कम देते हैं और नुकसान ज्यादा देते हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे कि पत्थर आपका कभी हाथ से लग के सीधा नहीं बैठता। पत्थर को लगाने का सिर्फ हाथ से ही तरीका है। जब आप हाथ से पत्थर लगाएंगे वो सीधा नहीं बैठेगा, वो गुनिया में नहीं होगा। एज अ रिजल्ट उस पर जो भी आपका हार्डवेयर लगेगा वो आपको चलते वक्त तंग करता रहेगा। एंड्योरेंस इशू आएगा ही आएगा। एंड्योरेंस इशू उसका आएगा ही आएगा। उसके बाद जो हार्डवेयर कंपनी है जिसने आपको वो हार्डवेयर दिया है, जिस ब्रांड का वो हार्डवेयर है, वो उसकी वारंटी वॉइड कर देती है। वो बोलती है कि ये एप्लीकेशन वुडन के ऊपर है, ये एप्लीकेशन स्टोन के ऊपर नहीं है। एज अ रिजल्ट आपने इसका गलत इस्तेमाल करा है हार्डवेयर का, आपको इसकी वारंटी नहीं मिलेगी। क्या इसमें कॉस्टिंग भी एक फैक्टर है? तो ये आपने सही कहा अमित भाई कि कॉस्टिंग एक माइंड में रहती है कि मेरे को अगर मैं साइट पे बनवाऊंगा तो मेरी कॉस्टिंग भी कम आएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है यहाँ पर। अब अगर किसी को किचन बनवानी है, उसके पास दो विकल्प हैं, साइट पे बनवाए या फैक्ट्री से लेके आए, फैक्ट्री से बनवाए। अब वो पहले फैक्ट्री पे जाता है और वो कहता है कि जी मेरा ये एरिया है, मेरे को किचन बनानी है, मेरे को कॉस्टिंग बताई जाए। फैक्ट्री उसको एक एक्स कॉस्ट दे देती है कि जी आपकी किचन इस मटेरियल के साथ ये हार्डवेयर लगा के इस स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इतने की पड़ेगी। अब जब वो सेम क्वेश्चन अपने घर पे अपने कारपेंटर से पूछता है कि मेरे को ये किचन कितने की पड़ेगी, तो कारपेंटर उसको जो एक अंदाजा देता है वो अंदाजा होता है, और फैक्ट्री ने जो उसको कोड दिया होता है वो एक एक्यूरेट कोड होता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कारपेंटर जनरली अपनी लेबर के बारे में एक्यूरेटली बता पाता है। वो बोलता है जी इतने स्क्वायर फीट किचन है, मेरी लेबर इतने रुपए के हिसाब से इतनी पड़ेगी। तो जो काम करवा रहा है वो पूछता है जी मटेरियल कितने का लगेगा, वो बोलता है कि जी मटेरियल जो है वो मेरे हिसाब से इतने का लग जाएगा, इतने बोर्ड आएंगे जी, इतना फेविकॉल आएगा, इतना ये आएगा। वो एक अंदाजन लिस्ट बता देता है। तो काम कराने वाला ये महसूस करता है कि फैक्ट्री ने तो जैसे मेरे को कोड दिया 2 लाख रुपए का, ये जो मैं कोड मेरे को बता रहे हैं वो 1 लाख का बता रहे हैं, तो इसमें क्या होएगा? हो सकता है कारपेंटर को गलती लगी हो, भाई मटेरियल थोड़ा सा फालतू आ जाएगा, तो एक नहीं लगेंगे, 1,20,000 लग जाएंगे, 1,20,000 नहीं लगेंगे, 1,35,000 लग जाएंगे। फिर भी 65-70 हजार रुपए का फर्क आ रहा है फैक्ट्री से बनवाने में वर्सेस कारपेंटर से। तो फैक्ट्री की किचन में इतना ज्यादा उनका मार्जिन है कि वो इतनी महंगी मेरे को किचन बेच रहे हैं। तो ये फैक्टर से कई बारी लोग डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे साइट पे बनानी है। लेकिन अब होता क्या है? होता ये है कि जब किचन स्टार्ट हो रही है तो आपको कोर्ट में फर्क ज्यादा दिख रहा है। अभी आपने काम शुरू नहीं करा, आप अभी पेपर में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा फैक्ट्री का कोड ज्यादा है और कारपेंटर का कोड कम है। अब जब आप साइट पे करवाने का डिसीजन ले लेते हैं और साइट पे काम चालू कराते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो आपने कोड अंदाजे से लिया गया था उसका कोई सर पैर ही नहीं था। कितने का मटेरियल लग रहा है और आप फाइनली कितने का मटेरियल लगाएंगे, ये आपको प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही पता लग पाता है। आपका जब तक आखिरी पेच नहीं कस जाता, साइट पे बनी हुई किचन का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये देखा गया
कि जिस वजह से ये डिसीजन कॉस्टिंग का लिया गया उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 लाख का जो आपके पास कोट आया हुआ था, जब तक आपने अपनी साइट खत्म करी तो आपका खुद का खर्चा जो है वो 170, 180, 190 और कई लोगों के केस में तो वो 2 भी पार कर गया। फिर कस्टमर ये सोचता है कि यार ये मैंने क्या किया, ये तो मेरे को अल्टीमेटली तो फैक्ट्री फिनिश भी नहीं मिली और मेरे को जो कॉस्टिंग में बचाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो बहुत सारे केसेस के अंदर ये देखा गया है कि आपका खर्चा कुछ बचता नहीं है, आपको सिर्फ एक फीलिंग मिलती है कि मेरी चीज सस्ते में हो जाएगी, लेकिन वो सस्ते में होती नहीं है। मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश्ड वर्सेस अ कारपेंटर मेड किचन की मैं बात करूं तो आपको फैक्ट्री की किचन तकरीबन 10-15% महंगी पड़ सकती है एज कम्पेयर टू साइट में बनाई हुई। और उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो फैक्ट्री से किचन बनती है ना, उसका बनाने का तरीका कारपेंटर से अलग होता है। जितनी भी किचन्स बन रही हैं उनमें डबल टक्कर बनती है, मटेरियल ज्यादा लगता है, हर तरफ लैमिनेट लगता है, एज बैंडिंग डिफरेंट लगती है, ग्लू डिफरेंट लगती है, मशीनों में बिजली डिफरेंट तरह की यूज होती है। तो वो फैक्ट्री वाले का एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है। फैक्ट्री वाला उतनी वैल्यू आपको दे रहा है बदले के अंदर, जिसकी वजह से वो 10-15% एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आपके लिए जस्टिफाइड हो जाती है। शायद लेबर भी एजुकेटेड और स्किल्ड है जी, तो लेबर का भी फर्क है, लेबर काफी ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन स्टार्ट करते हुए आपको वो कॉस्ट का गैप ज्यादा दिख रहा होता है और ज्यादा दिखने की वजह से आप बहुत बारी वो डिसीजन ले लेते हो जिसको आप बाद में रिग्रेट करते हो, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किचन एक बार बनती है 8-10 साल में, ये तो है नहीं कि आप हर बार बनाते हैं, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता, यू विल हैव टू लिव विद इट कि चलो यार अब मेरी बन गई किचन तो बन गई। बट जो अवेयर कस्टमर है वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा रहता है कि कारपेंटर से मेरी किचन की जो कॉस्टिंग अभी आ रही है और जो ख़त्म करते हुए कॉस्ट आएगी उसमें बहुत फ़र्क होगा। दूसरी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइट पे बनवाते हैं, सारी सरदर्दी आपकी है, आज ये माल ख़त्म हो गया, आज वो चीज़ ख़त्म हो गई, आज ये चीज़ वेस्ट हो गई, आज वो चीज़ वेस्ट हो गई। फैक्ट्री के केस में आपकी एक तरह की इंश्योरेंस है, आपको 2 लाख का प्राइस मिला, वो 2,01,000 भी नहीं हो सकता। उसमें वेस्टेज है, उसमें अंदाजा गलत लग गया, उसमें जो भी प्रॉब्लम आई, वो जिसने आपको फैक्ट्री ने किचन बेची है वो उसकी हेडेक है, वो उसका रिस्क है। और फैक्ट्री जनरली एक अच्छे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती है कॉस्ट कैलकुलेट करने में, वेस्टेजेस कैलकुलेट करने में, तो वहाँ पर उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। तो ये किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये काम कैसे करते हैं? तो किचन की जो पूरी प्लानिंग है उसके अंदर बहुत तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो किचन प्लानिंग और किचन एग्जीक्यूशन में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। किचन के अंदर प्लानिंग स्टेज के अंदर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले स्पेस प्लानिंग करते हैं कि एग्जैक्टली स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करा जाए। हमने स्पेस के अंदर सुना है एक यूनिट होता है, जैसे हम बोलते हैं फीट, हमने यूनिट सुना है होता है इंचेस, हमने यूनिट सुना है, हमने बोला है सेंटीमीटर। किचन की जो प्लानिंग होती है वो मिलीमीटर में होती है। 1 सेंटीमीटर जो कि इतना सा होता है, इतना सा, उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब आपकी किचन प्लान होती है वो मिलीमीटर में प्लान होती है। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो उसको मिलीमीटर में प्लान करते हैं ताकि एक छोटे से छोटा जगह भी आपकी किचन की वेल यूटिलाइज्ड हो, वेस्ट ना हो। प्रिसीजन वर्क, बेसिकली प्रिसीजन वर्क। तो सबसे पहले वो प्लानिंग, स्पेस प्लानिंग के अंदर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। फिर एस्टिमेशन के अंदर एक बार आपकी स्पेस प्लानिंग हो जाती है तो कॉस्टिंग क्या है उसकी एस्टिमेशन के अंदर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है कि हम एग्जैक्ट कॉस्ट कैसे निकालें, यहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन बन रहा है, कितने यूनिट्स बनेंगे, किस तरह का हार्डवेयर लग रहा है, उन सबको यूज़ करके एक एस्टिमेशन टूल होता है जो एग्जैक्ट एस्टिमेट निकालता है कि आपकी किचन की कॉस्टिंग ये होती है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसे हम विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वो आपको हेल्प करता है विजुअलाइज करने के अंदर, देखने के अंदर कि आपकी किचन जब बन के आएगी तो वो कैसी दिखेगी। और इन सॉफ्टवेयर्स का बहुत अहम रोल है। मे बी एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर एक फैक्ट्री ओनर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो गलत ना हो जाए अपनी कॉस्टिंग पे, लेकिन स्पेस प्लानिंग और विजुअलाइजेशन टूल्स वो एक बायर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर चीज बनाने के बाद
उसको एहसास हो कि ये गलत हो गई है और उस पर नुकसान करे, उससे बेटर है कि पहले ही विजुलाइज कर ले, और अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ चेंजेस करने हैं उस विजुलाइजेशन के करने के बाद, तो वो उसको कर पाए और एक एंड प्रोडक्ट एकदम एफिशिएंटली डिलीवर हो पाए। लाइटिंग कहाँ कितनी आनी चाहिए किचन में, क्या वो भी आप ही लोग डिसाइड करते हैं? जी, तो लाइटिंग भी हमारी प्लानिंग का पार्ट रहता है। किचन में लाइट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एस्थेटिक्स भी ऐड करती है किचन के लिए, और एक्स्ट्रा लाइट भी देती है वर्किंग के लिए। तो स्टैंडर्ड रूल फॉलो होता है किचन के अंदर वैसे लाइटिंग में, जो भी आपके ऊपर के कैबिनेट्स हैं उसके नीचे लाइट लगती है, स्ट्रिप लाइट लगती है, प्रोफाइल लाइट लगती है, उसमें स्ट्रिप लाइट चलती है। वो आपको एस्थेटिकली भी किचन को एनहांस करती है और आपकी स्लैब के ऊपर भी एक्स्ट्रा लाइट थ्रो करती है। नहीं तो क्या हो जाता है, अगर आप वो लाइट नहीं लगाते किचन के अंदर, आपकी स्लैब के ऊपर शैडो पड़ने लगती है, क्योंकि जो ऊपर के बॉक्सेस हैं, जो सीलिंग से लाइट आ रही है, वो उन ऊपर के बॉक्सेस की शैडो बनाती है आपके स्लैब के ऊपर, और आपको काम करना बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आपके काम को कंफर्टेबल रखने के लिए वो लाइट ऊपर की काम करती है और एस्थेटिक को भी बढ़ाती है। इसके अलावा जो किचन के अंदर कॉर्नर्स बनते हैं, वहां पे थोड़ा सा लाइटिंग लगानी चाहिए ताकि आप इजीली वहां देख पाएं। किचन में जो पैंट्री यूनिट बन रहा है, जो टॉल यूनिट बन रहा है, किचन में जो ग्लास यूनिट्स बनते हैं, जो क्रॉकरी यूनिट्स बनते हैं, इन सब के अंदर लाइटिंग होनी चाहिए जो कि एस्थेटिकली आपके किचन को एक वैल्यू दे और एक अपलिफ्ट करे। किचन की आउटलुक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस का, यानी कि उसकी आउटर लुक का। डीको या पीयू या एक्रेलिक शीट या माइका, किस तरह की किचन की सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में? तो आउटर लुक जो है वो, ये अलग अलग मटेरियल है, माइका, पीयू। आउटर लुक जो है वो इनके थ्रू अचीव नहीं होती है, ये तो एक मटेरियल है। आप पीयू में भी सेम कलर ले सकते हैं और माइका में भी आप सेम कलर ले सकते हैं। किचन का जो एस्थेटिक है उसमें इनके अलावा और बड़े सारे फैक्टर्स हैं। आप किस तरह का कलर चूज कर रहे हैं, आपने किस तरह का पत्थर चूज करा, आपका जो बैक स्प्लैश है, जो आपने पीछे टाइल लगानी है, वो किस तरह की है, आपका फ्लोर का कलर क्या है, क्या ये सारे कलर्स इन सिंक हैं, बहुत फैले हुए तो नहीं है, रैंडम तो नहीं है, तो उसकी प्लानिंग की जरूरत होती है। और किचन की जो एस्थेटिक्स है, पहले किचन बनती थी जो 2 कलर में बन जाती थी, आपने नीचे के यूनिट्स के कलर अलग ले लिए, ऊपर के यूनिट्स के कलर अलग ले लिए। आजकल किचन एक मोनोटोन में बनती है, नीचे और ऊपर का कलर सेम रहता है, और ग्लास का इस्तेमाल होता है, ग्लास के पल्लों का इस्तेमाल होता है। उस मोनोटनी को थोड़ा ब्रेक करने के लिए या एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए ग्लास मेटल फ्रेम के अंदर लगाया जाता है। तो एस्थेटिक्स के लिए ये फैक्टर्स ज़रूरी हैं। और अगर हम बात करें डिमांड की, पीयू, एक्रेलिक, लैमिनेट, किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, ये कुछ हद तक आपकी पॉकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी पॉकेट, आपका बजट ज़्यादा है तो आप पीयू विद सीएनसी डिज़ाइन में जाएंगे, आपका बजट मीडियम है तो आप एक्रेलिक की किचन ले लेते हैं, अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो फिर आप लैमिनेट की किचन देते हैं। तो मोर ऑफ बजट है। कुछ केसेस में ये कलर डिपेंडेंट भी हो जाता है कि नहीं, मुझे इस एक्रेलिक में ये वाला कलर अपील कर गया है इसलिए मुझे यही लेना है, बट मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ द बजट। सबसे ज्यादा लाइफ किस मटेरियल की है इनमें से? तो लाइफ की अगर बात करें, लाइफ सारे मटेरियल्स की ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है एक्रेलिक और पीयू में। लैमिनेट में थोड़ी केयर कम करनी पड़ती है, क्योंकि एक्रेलिक एक शाइनी सरफेस है, ज़्यादातर ग्लॉस एक्रेलिक चलता है, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप उसके ऊपर अपना गंदा कपड़ा ना मारें, उसकी जब सफाई कर रहे हैं साफ कपड़ा रखें। तो थोड़ी सी केयर वाइज आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होना पड़ता है एक्रेलिक और पीयू की किचन के लिए। अदरवाइज अगर मैं लाइफ की बात करूं तो कोई ऐसा सच लाइफ के अंदर अगर आपने केयर करी है तो कोई डिफरेंस। एक ना सवाल माइंड में आता है, मैंने कई किचन देखी है जिसके अंदर जो किचन होती है वो सीलिंग हाइट तक होती है और कई किचन पर्टिकुलर हाइट तक होती है। तो किचन की बेसिकली स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है और क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है इसको डिसाइड करते वक्त? तो किचन की जो स्टैंडर्ड हाइट है वो सीलिंग से 7 फीट होती है, 7 फीट पे खत्म हो जाती है। ये किचन की स्टैंडर्ड हाइट है। किचन का जो हार्डवेयर आता है, जो टॉल यूनिट्स आते हैं, जो पैंट्री यूनिट्स आते हैं, वो सब इसी हाइट के मुताबिक बने हुए आते हैं। अब क्या होता है कि
बहुत लोगों को लगता है कि ऊपर की स्पेस वेस्ट हो रही है, तो वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाएगी अगर हम खाली छोड़ देंगे। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए किचन को सीलिंग हाइट तक बनवाते हैं, उसको हम लॉफ्ट बोलते हैं, वॉल कैबिनेट्स के ऊपर लॉफ्ट बन जाते हैं जिसके अंदर वो अपनी स्टोरेज करते हैं। अब अगेन ये एक बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। लॉफ्ट बनने से डेफिनेटली किचन आपको हैवी लगती है, थोड़ी किचन की जो स्लीकनेस है, एस्थेटिकली उसके अंदर थोड़ी सी कमी आती है, स्लीकनेस में कमी आती है। जो स्मार्ट किचन 7 फीट तक लगती है वो लॉफ्ट तक नहीं लगती है। लेकिन अगर आपको स्पेस ऊपर की यूज़ करनी है और आपका कंसर्न डस्ट इकट्ठा होना है, तो आपको लॉफ्ट तक किचन बनवानी पड़ेगी। किचन स्लैब के लिए वैसे तो मार्केट में कई प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कौन सा मटेरियल रिकमेंड करेंगे एंड व्हाई? देखिए, सबसे एवरग्रीन तो ग्रेनाइट है। जो ग्रेनाइट है उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे घरों में वो कूटने का रिवाज है, तो एकदम आप केयर फ्री होके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेनाइट की अपनी एक लिमिटेशन है। ग्रेनाइट सिर्फ डार्क कलर्स में आता है। तो अब जब हम एक किचन के एस्थेटिक्स के ऊपर इतनी बात करते हैं, हम कलर्स को लेके बहुत चॉइसेस करते हैं, तो बहुत बारी क्या होता है कि लोगों को डार्क कलर नहीं चाहिए होता। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज एक अच्छा ऑल्टरनेटिव डेवलप हुआ है जो कि आपको एक लाइटर कलर ऑप्शंस देता है। वो ग्रेनाइट की तरीके से है। ग्रेनाइट एक नेचुरल स्टोन है, क्वार्ट्ज एक मैन मेड स्टोन है, कॉम्पोजिट मटेरियल है। तो वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है किचन के लिए, जिसमें आपको एक लाइटर शेड्स मिल जाते हैं और बहुत स्मार्ट लाइटर शेड्स हैं। क्वार्ट्ज के लगन प्रॉब्लम है उसकी अफोर्डेबिलिटी। क्वार्ट्ज थोड़ा प्राइसिंग वाइज एक हाईली प्राइस्ड मटेरियल है। क्वार्ट्ज स्टार्ट ही एक अच्छा क्वार्ट्ज जो है वो 400 रुपये स्क्वायर फीट से होता है और 800 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है। तो बहुत बार ये अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हो जाता है। तो इसके साथ एक तीसरी चीज आई है जो कि टाइल्स आई है। वो एक 16 mm की टाइल है, नैनो स्लैब भी कहते हैं कई लोगों ने। हाँ, कई लोग मार्केट में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पोर्सिलिन स्लैब भी कहते हैं। हाँ, पोर्सिलिन टाइल, पोर्सिलिन स्लैब। तो वो टाइल्स हैं जिसमें वो आपके पास जो ग्रेनाइट के रफली रेट की हैं 160, 70, 80 रुपए की, जो कि आपको एक लाइटर कलर टोन्स की बहुत सारी ढेरों ऑप्शंस दे देती हैं और आप वो भी अपने उसमें लगा सकते हैं। तो हम जनरली इन तीनों में से रिकमेंड करते हैं कि आप या ग्रेनाइट लगा लीजिए, या क्वार्ट्ज लगा लीजिए, या टाइल लगा लीजिए। कुछ लोग कोरियन करके एक मटेरियल आता है, सॉलिड सरफेस उसे बोलते हैं, वो भी लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा पीला पड़ने के और उस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई, इसलिए हम वो रिकमेंड नहीं करते। अभी स्लैब की बात चल रही थी तो मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो आजकल मार्केट में इनबिल्ट अप्लायंसेस चल रहे हैं, ये कितने सक्सेसफुल हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो मॉडर्न किचन लुक के लिए इनबिल्ट अप्लायंसेस बहुत ज़रूरी हैं। इनबिल्ट अप्लायंसेस बहुत सक्सेसफुल है, पूरे सक्सेसफुल हैं। जैसे आपके आज से पहले जो अप्लायंसेस आप यूज़ करते थे उसी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, वैसी ही उनकी लाइफ है, पर दिखने में उनसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इनबिल्ट का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल आपको टू द साइज लगेंगे। अगर जैसे आप बात करें अवन की, माइक्रोवेव की, तो उसका जो हम मॉड्यूलर यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट के अंदर जब वो अप्लायंसेस फिट होते हैं तो वो बिल्कुल टू द साइज ऐसा चिपका के उसको फिट करते हैं कि उसकी एक एलिगेंस ही अलग दिखाई देती है। और वो स्पेशल अप्लायंसेस होते हैं क्योंकि उनको लेफ्ट राइट से उनकी हीट निकलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उस तरीके से डिज़ाइन करे गए होते हैं, तो वो पूरे कैबिनेट में टू द मेजरमेंट फिट हो जाते हैं। ऐसे ही इनबिल्ट हॉब आजकल काफ़ी चल रहे हैं। तो हॉब दो प्रकार के होते हैं, एक फ्री स्टैंडिंग कुकटॉप ऊपर खड़ा आप रख सकते हैं, और एक होता है इनबिल्ट। इनबिल्ट हॉब के अंदर भी जो लुक एंड फील है वो काफ़ी स्मार्ट है, परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उससे रिलेटेड लोगों के माइंड में कई बार मिथ आ जाती है कि ये इनबिल्ट हॉब जो है, इसमें अगर हमारा कुछ पानी दूध उबल के गिर जाएगा तो वो नीचे से निकल के कैबिनेट्स में चला जाएगा, जो कि सही सच नहीं है। आप बेफिक्र होके इनबिल्ट अप्लायंसेस और इनबिल्ट हॉब को लगाइए, वो आपकी किचन को एक बहुत अच्छा अपलिफ्ट देते हैं। हमने किचन की जोनिंग तो डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक आइडियल किचन में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा आप इस बात पे एलैबोरेट कर सकते हैं? तो किचन जब हम बनाते हैं, अगर मैं आपको एक
रन डाउन दूं कि हम्म। किचन का डिजाइन आपको कैसे लेके चलना है, तो सबसे पहले आप अपना फ्रिज डालिए। जैसे सो एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आपकी एक एल शेप किचन है, आप अंदर घुसते हैं तो लेफ्ट से आपका स्लैब चालू है और उसके बाद आगे जाके राइट की तरफ स्लैब घूम रहा है, ये एक एल शेप किचन हो गई। तो आपको प्लान ऐसे करना चाहिए कि जब आप अंदर घुसे, लेफ्ट पे सबसे पहले आपका फ्रिज आना चाहिए, ओके। फ्रिज के साथ आपका पैंट्री यूनिट आना चाहिए, ओके। पैंट्री यूनिट के साथ आपका माइक्रोवेव और अवन का यूनिट आना चाहिए, हाँ जी। उसके बाद आपका स्लैब चालू होना चाहिए। ओके। वो जो आपका स्लैब चालू हो रहा है, उस स्लैब को आप आगे लेके जाएंगे तो उस पे आप आगे जाके एक अपना हॉब लगा सकते हैं, चिमनी और हॉब लगा सकते हैं। और उसके बाद जब आगे आपका एल राइट की तरफ घूम रहा है तो आप उसके अंदर अपना सिंक लगा सकते हैं। जो आपका वहां पे कॉर्नर आ रहा है, जहाँ पे आपका एल घूमेगा, आपका एक कॉर्नर आ रहा है, उस कॉर्नर को आप एफिशिएंटली यूज करने के लिए वहां पर एक कॉर्नर यूनिट लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के कॉर्नर यूनिट्स आते हैं, आप उसको यूज करके उस कॉर्नर को आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब स्टोरेजेस हैं जो आप प्लान करेंगे तो आपकी किचन एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से चलेगी, डिजाइन होएगी। और जो मैंने आपसे स्टोरेज और जोन की बात करी थी, अगर आप देखेंगे पहले आपका जोन आ गया जिसके अंदर आपने पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल स्टोर कर लिया, फिर आपका कुकिंग जोन आ गया, फिर क्लीनिंग जोन आ गया, और इसी के बीच में कहीं आपने प्रिपरेशन जोन अपना प्लान कर लिया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन किचन के अंदर जरूरी है आपकी किचन को एक एफिशिएंट वर्किंग के अंदर लेके आने के लिए। अभी आपने कॉर्नर की बात करी थी, तो बेस्ट मेथड क्या है कॉर्नर मैनेज करने के लिए किचन में? तो कॉर्नर एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर यू शेप एल शेप किचन है तो कॉर्नर बनता ही है। तो कॉर्नर को यूज करने के ब्रॉडली दो तरीके हैं। अगर आप और उसका डिसीजन यूज कैसे करना है, उसका डिसीजन डिपेंड करेगा आपकी यूजेज के ऊपर। कॉर्नर में आप सिंपल एक शेल्फ लगा के छोड़ सकते हैं, या कॉर्नर में आप कोई कॉर्नर ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। अब वो डिसीजन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपने कॉर्नर को कैसे, कितना फ्रीक्वेंटली यूज करना है। अगर आपने कॉर्नर में वो सब सामान रखना है जो आपने डंप करना है और आप कभी कभी उस सामान का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कॉर्नर ऑर्गेनाइजर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर ऑर्गेनाइजर एक एडेड कॉस्ट है और वो ऑर्गेनाइजर अपने आप में एक स्पेस लेता है, तो आपको कम स्पेस मिलती है उस कॉर्नर के अंदर ऑर्गेनाइजर लगाने के बाद। अगर आपको वो कॉर्नर में ऐसा सामान रखना है जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कि आपने बोला जी नहीं मैं तो कॉर्नर हर रोज मेरे को उसको करना है, तो अगर आप उसमें फिर ऑर्गेनाइजर नहीं लगाएंगे तो आपके लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा। एक आपने अभी चिमनी का जिक्र किया था, अब मॉड्यूलर किचन बनेगी तो चिमनी तो आएगी आएगी, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया किचन का। बट कुछ लोग ना जब चिमनी लगवा लेते हैं तो वो एग्जॉस्ट फैन लगाना जरूरी नहीं समझते, इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि एग्जॉस्ट की जगह हो तो लगवाना चाहिए। हमारी जो इंडियन कुकिंग है, मतलब बिना तड़के के कुछ नहीं बनता है, तो तड़का लगाना है, घी तेल को यूज करना है, बहुत धुआं उठता है, तो चिमनी के साथ एग्जॉस्ट एक आपको एड ऑन सपोर्ट देता है और वो ज़रूर लगवाना चाहिए। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि चिमनी ना लगवा के, अगर जगह की शॉर्टेज है तो एग्जॉस्ट ज़रूर लगाएं, और अगर जगह है तो एग्जॉस्ट और चिमनी दोनों लगाएं, और उससे बहुत इफेक्टिवली आपका जो धुआं है वो निकल जाता है बाहर। ये बिल्कुल आपने इंडियंस के दिलों से जुड़ी बात बोल दी। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे कि फिल्टर, डिश वॉशर, आपने इनका जिक्र नहीं किया, इनकी एग्जैक्ट राइट प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? तो डिश वॉशर जो है वो अब एक काफ़ी पॉपुलर अप्लायंस बनता जा रहा है। कोविड से पहले 10 में से 2 किचन्स में डिश वॉशर लगता था। कोविड के बाद लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा कि जी हमें तो खुद ही बर्तन साफ करने हैं, तो हर जो मॉडर्न किचन आज बन रही है उसमें डिश वॉशर लग रहा है। डिश वॉशर जनरली सिंक के साथ आता है, बिकॉज उसमें वाटर पॉइंट चाहिए होता है, तो डिश वॉशर हमेशा सिंक के साथ आएगा। वाटर फिल्टर की अगर हम बात करें, वाटर फिल्टर अब अंडर सिंक मॉडल्स आने लगे हैं, तो हमें वाटर फिल्टर के लिए डेडिकेटेडली ओवरहेड में कहीं जगह देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया वाटर फिल्टर खरीद रहे हैं तो आपको अंडर सिंक मॉडल खरीदना है, वो सिंक के अंदर लग जाता है। सिंक का जो यूनिट होता है जनरली उसमें डिटर्जेंट होल्डर और डस्टबिन भी लगता है, उसके बाद भी उसमें इतनी स्पेस होती है कि आराम से आपका अंडर सिंक वाटर फिल्टर लग जाता है, और उसके अंदर कोई इनकन्वीनियंस नहीं है यूज करने के लिए, वो आराम से सर्विस भी हो जाता है। उसका पानी भी उसी के अंदर एक इनबिल्ट मोटर है जिसके थ्रू टैप में आ जाता है, और वो एप्रोप्रिएट जगह है
आपका कोई भी स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और आप बहुत इफेक्टिवली वाटर फिल्टर को यूज कर लेते एक सिंक का जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस साउंडलेस सिंक काफी ट्रेंडिंग है आजकल, हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? तो साउंडलेस सिंक बेसिकली सिंक अभी तक हमने सुने थे कि स्टेनलेस स्टील में आते हैं, फिर सिंक स्टेनलेस स्टील कलर के अलावा स्टेनलेस स्टील मटेरियल में ही अलग अलग कलर में आने लगे। तो आजकल मार्केट में सिंक आते हैं जो कि कॉम्पोजिट मार्बल के बने होते हैं, उसमें कुछ अच्छे ब्रांड्स भी हैं जो सिंक लेके आए हैं। उस सिंक के अंदर बहुत अच्छे कलर्स की एक ऑप्शन आती है, और सेकेंडली जैसे आपने बोला साउंडलेस है वो। तो आप जब उसके अंदर बर्तन रखते हैं या कोई बर्तन धो रहा है उसके अंदर और वो सिंक से टकराता है तो उसकी आवाज आती है। साउंडलेस सिंक के अंदर, कॉम्पोजिट सिंक के अंदर वो आवाज नहीं आती है, तो आपको एक वो इरिटेशन फील नहीं होती। आजकल क्या है कि घरों के अंदर स्पेस कम है, कमरे से कमरे जुड़े हुए हैं, खुली जगहें तो नहीं है इतनी, तो सिंक में जब बर्तन धुलते हैं तो साथ वाले कमरे के अंदर हमेशा उसकी आवाज सिंक के साथ टकराने की आती है। तो साउंडलेस सिंक वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल कोई बर्तन धो रहा है, रख रहा है, उसमें आवाज नहीं आएगी। कोई ऐसी नई हार्डवेयर एक्सेसरी दैट यू बिलीव वन शुड अकोमोडेट इन देयर न्यूली बिल्ट होम्स? तो हार्डवेयर एक बहुत वास्ट लाइन बन चुकी है। किचन हार्डवेयर एक अपने आप में स्पेशलाइजेशन बन गई है। हमें किचन हार्डवेयर के बारे में मालूम है कब्जे और चैनल, लेकिन अगर आप ब्रांड से उनसे कैटलॉग मांगोगे तो उनके 100 150 पेज के कैटलॉग्स हैं। इतनी वास्ट वैरायटी है किचन हार्डवेयर और एसेसरीज के अंदर। जो आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं हार्डवेयर, वो है एक तो रोलिंग शटर। ये आप, मेरा मानना है, अपनी किचन में जरूर लगाइए, क्योंकि इसके थ्रू आपके बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस जैसे मिक्सी, जैसे एयर फ्रायर, जैसे हैंड ब्लेंडर, वो इजीली इसके अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं। वो आपको अलग से स्लैब में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका स्लैब नीट एंड क्लीन रहता है। जब आपने यूज करना है, उस रोलर शटर को ऊपर करा, उसी के पीछे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, आपने आराम से उसको इस्तेमाल करा और वापस उसके अंदर रख दिया। दूसरी एसेसरी एक पैंट्री यूनिट है, जो कि बहुत एसेंशियल पार्ट है किचन का। उसमें इतनी सारी आपकी स्टोरेज आ सकती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरी इतनी स्टोरेज उस पैंट्री यूनिट में समा गई। तो वो पैंट्री यूनिट आप जरूर लगाएं किचन के अंदर। और तीसरी चीज है बॉटल पुल आउट। बॉटल पुल आउट एक फूड प्रिपरेशन जोन के अंदर लगा होना चाहिए, जैसे मैंने जोनिंग में बताया आपको। बॉटल पुल आउट में छोटे छोटे आपके कुकिंग ऑयल्स और वो सब एसेंशियल्स चीजें जो आपको कुकिंग में हेल्प करती हैं। तो ये 3 चीजें तो किचन के अंदर आपको एक एज एन एड ऑन करनी चाहिए। किचन बनाते वक्त जो ड्रॉर्स होती हैं, उनकी प्लेसमेंट भी यूसेज के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो किचन जब बनाते हैं उसमें ये चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि कौन सी चीज़ कब रिक्वायर्ड होगी और उसकी प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंगली होती है। क्योंकि हम किचन एक बड़ी प्रिसाइज प्लानिंग से करते हैं, तो हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो हर चीज़ प्रॉपर प्लान के हिसाब से। अगर हम कुकिंग जोन के अंदर हैं तो वहाँ पर हमें अगर ऑयल्स की ज़रूरत है तो हमारा बॉटल पुल आउट हमेशा हमारे जो कुकिंग रेंज है उसके लेफ्ट या राइट में होना चाहिए, हमारे आर्म्स रीच पे होना चाहिए। हमारे कटलरी ड्रॉर्स जो कुकिंग रेंज है उसके नीचे होना चाहिए, उसके साथ में होना चाहिए। हमारे कुछ ड्रॉर्स हैं पॉट एंड पैन वाले, वो भी हमारे कुकिंग रेंज के आसपास होने चाहिए। फिर हमारे पास एक ग्रेन ड्रॉर होना चाहिए जो थोड़ा कुकिंग रेंज से दूर हो सकता है। हमारा अगर डिश रैक है वो हमारे सिंक के ऊपर आएगा एग्जैक्टली। हमारा ऑब्वियसली कॉर्नर यूनिट कॉर्नर में आएगा। हमारा पैंट्री यूनिट फ्रिज के साथ आएगा। तो ये सब चीज़ें डिफाइंड है। हमारी विकर बास्केट जो है जिसके अंदर हम आलू प्याज रखते हैं, वो विकर बास्केट हमारी, अगर हम एक टॉल यूनिट बना रहे हैं, अप्लायंस यूनिट बना रहे हैं, उस अप्लायंस यूनिट के नीचे आती है। तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट्स डिसाइडेड होती हैं, साइंटिफिक तरीके से सोची हुई हैं, इस तरीके से चलती है। जाली वाली बास्केट क्यों नहीं, विकर बास्केट ही क्यों? क्योंकि वो बास्केट स्पेसिफिकली उसी सोल्यूशन के लिए, आलू प्याज रखने के लिए, एस्थेटिकली अच्छी लगती है और उस सोल्यूशन के लिए है। क्योंकि अगर हमें अपने नाखून काटने हैं तो उसके लिए हमें कैंची नहीं, नेल कटर का इस्तेमाल करना है। वैसे तो कैंची से भी कर सकते हैं, बट हम नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हर सोल्यूशन के लिए एक प्रॉपर उसका सोल्यूशन होना चाहिए। फैक्ट्री फिटेड किचन बनाते वक्त वास्तु का भी ध्यान दिया जाता है? मैं इतनी बार तो वास्तु का ध्यान जरूर रखा जाता है। वास्तु एक आज हर कोई वास्तु का यूज करता है अपनी बिल्डिंग बनाने में। वास्तु एक ऐसी साइंस है जिसमें लोगों का बिलीफ विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो
किचन के अंदर एप्लीकेबल है। किचन में वास्तु को लेके 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, अग्नि और जल का स्थान। हमें ये डिफाइन करना होता है कि अग्नि का स्थान क्या रहेगा और जल का स्थान क्या रहेगा। तो अग्नि का स्थान वो बोलते हैं साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि की जगह होती है, तो हमें अपना हॉब जो है वो साउथ ईस्ट में प्लेस करना है, और जल की जो जगह है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, तो हमें अपना सिंक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में करना है। कभी भी सिंक और आपका हॉब एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि उसके साथ फिर प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा क्लाइंट्स के पास अपनी डिटेल्ड वास्तु की लिस्ट होती है, तो हम उनके अकॉर्डिंगली वो फॉलो करते हैं। किचन ओपन होनी चाहिए या क्लोज्ड? ये डिसीजन निर्भर करता है कि आपका ओवरऑल लेआउट क्या है। ज़्यादातर लोग वैसे ओपन किचन प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज किचन पे वो खर्चा कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे डाइनिंग और लॉबी का वो पार्ट बने। अदरवाइज ये आपका अपना इंडिविजुअल चॉइस भी है, और आपका अपना स्पेस रिक्वायरमेंट या आपकी किस तरीके से उसकी स्पेस अटैचमेंट है, किचन कहाँ पे ओपन हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओपन किचन के अंदर किचन विद ब्रेकफास्ट काउंटर या किचन विद आइलैंड अगर आपको मतलब बनाना है, तो वो काफ़ी पॉपुलर है। आइलैंड एक अगर बड़ी किचन है तो बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर ऑप्शन आइलैंड की होती है, जिसपे आप अपनी कुकिंग रेंज लगाते हैं और उसकी चिमनी सीलिंग पे हैंग होती है, तो एक बहुत ही अच्छी लुक भी देती है और स्पेस को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है। एक फैक्ट्री फिटेड किचन बनने में कितना वक्त लगता है? फैक्ट्री फिट किचन की जो पूरी साइकिल है वो तकरीबन 45 डेज की है, स्टार्ट टिल एंड। अब स्टार्ट की हम बात यहाँ से करते हैं कि जिस दिन कस्टमर अपना डिज़ाइन फाइनल कर देता है, उस दिन से लेके हम 45th डे तक वो किचन इंस्टॉल कर देते हैं। उसके अंदर हमारे अलग अलग स्टेप्स हैं, हम उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं और किचन को 45 डेज में हैंड ओवर करते हैं। लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड नाउ, जहां पे आपको कुछ सवालों का जवाब मिनिमम थॉट के साथ देना होगा। बेस्ट 3 किचन हार्डवेयर ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू यू? हेटिक, हैफले, ब्लूम। बेस्ट 3 थिंग्स एवरीवन शुड हैव इन देयर किचन? पैंट्री यूनिट, रोलिंग शटर, विकर बास्केट। वास्तु के हिसाब से किन खास 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए किचन बनाते वक्त? जल का स्थान, अग्नि का स्थान और किचन का कलर। 3 कंट्रीज जहां पे बेस्ट मॉडल किचन डिजाइन बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू यू? इटली, जर्मनी एंड इंडिया। आपकी 3 फेवरेट वर्ल्ड आर्किटेक्चर? बुर्ज खलीफा, हेमकुंड साहिब, पिरामिड ऑफ गीजा इन इजिप्ट। आपकी 3 फेवरेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोकेशंस इन इंडिया और एनीवेयर इन वर्ल्ड? गोवा, दुबई, अयोध्या। अगर आपको घर बदलना हो और इनमें से चूज करना हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे और क्यों? हाई राइज या विला या फार्म हाउस लिविंग? मैं हाई राइज प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है। मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको वहाँ पर खेलने का, एक्टिविटीज़ करने का और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट मिलता है, इसलिए मेरी प्रेफर्ड चॉइस हाई राइज है। सिटी लाइफ लिविंग या कंट्री साइड लिविंग? अभी अर्निंग डेज हैं तो सिटी लाइफ लिविंग, मे बी रिटायरमेंट में कंट्री लाइफ। प्लेन्स या बीचेस या माउंटेन्स? बीचेस फॉर श्योर, आई एम अ बीच पर्सन टोटली। सिंस आप दिल्ली में रहते हो, एनसीआर में कोई करंट फेवरेट जगह रहने के लिए? आई थिंक गुड़गांव इज डेवलपिंग वेल, सो आई प्रेफर गुड़गांव। तो गुरदीप जी, आज का हमारा पॉडकास्ट इतना ही। आपने सभी सवालों का बड़े मज़ेदार तरीके से जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को ये डिटेलिंग पसंद आएगी और उनकी लाइफ में ये चीज़ें काम भी आएंगी। और मुझे भी काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में पता लगा जिनका मुझे आइडिया आज तक नहीं था। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंसाइट एंड नॉलेज। थैंक यू।